हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे और स्वागत है आप सभी का इटरनल क्लासेस पे। वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर की वो सारी न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, आज की पहली न्यूज है कि अभी हाल ही में स्टेचू ऑफ लेडी जस्टिस अनवील की गई है एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिप्लेसिंग द ओल्डर वर्जन ऑफ द स्टेचू जो सिंबलाइज करती है ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को। तो इसका टारगेट जो रीजन दिया है गवर्नमेंट ने वो यही दिया है कि ब्रिटिश कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंस था उसको हटाने के लिए हमने ये नई स्टेचू बनाई है। ठीक है, अगर बात करें इनके फीचर्स की तो आपको सबसे पहले बता दें कि ट्रेडिशनल अटायर इसका सबसे बड़ा फीचर है कि जो कि वेस्टर्न ड्रेस जो था, है ना, जो उसका वेस्टर्न अटायर था उसको हटा के इन्होंने एक साड़ी, ठीक है, इस स्टेचू को एक साड़ी पहनाई गई है, ठीक, जो कि इंडियन कल्चरल हेरिटेज को दर्शाती है। आगे बात करें तो इस स्टेचू की आंखें जो है वो इस बार खुली रखी गई हैं। आपको पता होगा कि पुरानी जो स्टेचू थी उसमें ब्लाइंड फोल्डेड लेडी जस्टिस यानी कि उसकी आंखें जो थी, उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी होती थी, तो उस पट्टी को अब हटा दिया गया है। इस बार की जो नई जो लेडी जस्टिस की ये स्टेचू है उसमें आंखों को खुली रखा गया है। मैं आपको एक एक चीज दिखाता चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको इससे मदद मिलती रहे पढ़ने के साथ साथ। तो आपको स्टेचू की अब बात करें तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो इसके वेस्टर्न ड्रेसेस थे इसको हटा के इनको एक साड़ी पहनाई गई है। और दूसरी बात आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी आंखें थी वो पहले बंद थी, इस बार वो आंखें जो है वो खुली रखी गई हैं। ठीक है, आगे चलें। ठीक, और अगर फीचर्स की बात करें तो स्केल्स स्केल्स की बात करें तो स्केल्स को बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं गया है। स्केल्स अब भी उनके हाथ में हैं, जैसे पहले थी स्केल वो भी अब भी हैं। ठीक है, तो स्टेचू कंटिन्यूज टू होल्ड स्केल इन द वन हैंड, ठीक है, सिंबलाइजिंग द वेइंग ऑफ एविडेंस इम्पार्शियलिटी और मेंटेनिंग द फेयरनेस इन जजमेंट। तो स्केल को वैसा ही का वैसा ही रखा गया है, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक, तो ये स्केल पहले भी थी और यही स्केल अब भी है। ठीक है, आगे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सबसे बड़ा जो चेंज लाया गया है इस स्टेचू में वो ये है कि पहले इस स्टेचू में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टेचू ने पहले एक तलवार पकड़ी हुई थी हाथ में। इस बार उस तलवार को रिप्लेस करके इनके हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है वो दे दी गई है। तो ये सारे चेंजेस आपको याद रखने हैं। स्टेचू ऑफ लेडी जस्टिस जो अनवील की गई है नई, तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि इनकी आंखें जो है वो बंद नहीं है, इस बार खुली हुई हैं। वेस्टर्न अटायर जो था इनका वो उसको हटा के इंडियन कल्चरल अटायर जो है वो साड़ी इनको पहनाया गया है। और साथ ही साथ स्केल को एकदम कुछ नहीं किया गया है, स्केल पहले जैसा था वैसा अब भी है। तलवार को हटा के हाथ में से उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक, आगे चलें। तो ये आज की पहली न्यूज। आगे चलते हैं तो आपको याद रखना है काला अजहर। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया में लगातार 2 साल से इसके जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो गाइडलाइन सेट की गई हैं कि अगर किसी कंट्री को काला अजहर से फ्री होना है तो उसे क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहला जो कंडीशन है वो यही है कि आपके यहाँ जो केसेस हैं वो पर 10,000 लोगों में केवल एक केस, ठीक है, 1 केस पर 10,000 पीपुल, ये आपको मेंटेन करना होगा। तो आपको बता दें कि इंडिया लगातार 2 सालों से इस चीज पर खड़ा उतर रहा है। लगातार 2 सालों से हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो पर 10,000 लोगों पर एक केस से कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जल्दी ही कालाजार को अपने यहाँ से एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो अगर बात करें तो 2023 की बात करें तो 2023 में 595 केसेस और 4 डेथ रिपोर्ट की गई थी इंडिया में। 2024 में यही केसेस जो हैं वो घट के 339 पे आ गए हैं और एक मात्र डेथ हुई है अभी तक। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हम कालाजार को अपने यहाँ से एलिमिनेट करने जा रहे हैं।
और अगर बात करें कि वल्नरेबल रीजन कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कालाजार है कहाँ, तो आपको बता दें कि लगभग 70% टोटल केसेस का वो आता है बिहार से। इसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल हैं। कालाजार जिसे हम विसरल लेशमेनियासिस भी कहते हैं, वो एक प्रोटोजोआ के पैरासाइट जिसका नाम है लेशमेनिया डोनोमनी से कॉज होता है। ठीक है, तो कालाजार इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालाजार किसको कहते हैं। तो पहला तो ये नाम याद रखिएगा, विसरल लेशमेनियासिस। होता किससे है, तो होता ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ का पैरासाइट है जिसका नाम है लेशमेनिया डोनोमनी, इससे ये होता है। आगे बात करें तो ये ट्रांसमिट कैसे होती है, तो ट्रांसमिट होती है ये एक फीमेल सैंड फ्लाई होती है जिसका नाम होता है लिबोटोमस अर्जेंटिप्स इंडिया में, इसके द्वारा ये ट्रांसमिट की जाती है। तो कालाजार आपको याद रखना है कि इंडिया इसको एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एलिमिनेट करने वाला है, क्योंकि लगातार 2 साल से 10,000 हर 10,000 लोगों पर एक से कम केसेस आ रहे हैं इंडिया में। आगे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 3 नए एयरपोर्ट्स जो कि डेवलप किए गए हैं अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसका नाम है उड़ान। ठीक है, आपने उड़ान के बारे में सुना होगा जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ये वाराणसी से इन्होंने 3 नए जो एयरपोर्ट है उनको इनॉग्रेट किया है। तो आपको बता दें कहाँ कहाँ से हुए हैं, तो पहला जो हुआ है वो हुआ है रीवा यानी कि मध्य प्रदेश से, दूसरा आपको बता दें अंबिकापुर छत्तीसगढ़, और तीसरा जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो ये 3 नए एयरपोर्ट, पहला रीवा एयरपोर्ट और दूसरा अंबिकापुर और तीसरा सहारनपुर एयरपोर्ट, ये 3 जगहों पे एयरपोर्ट लॉन्च हुए हैं। इसके आगे बात करें तो विजया किशोर राहतकर इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू। एनसीबीडब्ल्यू क्या है, एनसीडब्ल्यू क्या है, एनसीडब्ल्यू है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो श्रीमती विजया किशोर राहतकर इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, आपको बता दें कि 9th इंडिविजुअल है जिनको ये पोस्ट मिली है चेयरपर्सन की। ठीक, तो विजया किशोर राहतकर इनको आपको याद रखना है कि ये बन चुकी हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन। आगे चलें, ठीक है, आगे बात करें तो हरियाणा बन गया है पहला स्टेट जिसने अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया है दलित सब कोटा। सब कोटास क्या होता है कि जो दलित कम्युनिटी होती है उनमें भी आपने कोटास के अंदर कोटास बना दिए हैं। जैसे आपको बताएं तो इन्होंने सब क्लासिफाई किया है शेड्यूल कास्ट को। ठीक है, जो एससीज होते हैं उनको और भी ज्यादा उनमें भी सब क्लासेस बना दी हैं। तो आपको बता दें कि 2023 के अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई जिसने स्टेट को ये पावर ग्रांट कर दी कि आप एससी और एसटीज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फॉर द प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये रूल बना दिया कि और स्टेट को ये पावर दे दी कि आप एससी और एसटीज को और भी ज्यादा एम्पावर करने के लिए आप उनको और भी ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेट ने जो हरियाणा है उन्होंने डिवाइड कर दिया है एससी कम्युनिटी को 2 ग्रुप्स में। पहला जो ग्रुप है जिसका नाम है डीएससी यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जो कि 36 कास्ट इनमें इसमें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि वाल्मीकि, धनकास, ये सब जो कास्ट हैं वो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद उन्होंने एक और कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है ओएससी। तो आपको पहला याद रखना है डीएससी जिसका नाम है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और दूसरा है ओएससी। ओएससी क्या है, ओएससी है अदर शेड्यूल कास्ट। अदर शेड्यूल कास्ट में जो कास्ट ऐड की गई हैं जैसे कि चमारास, जातवास, ठीक है, तो चमार, जातव, ये सब जो हैं वो ओएससी में इंक्लूड की गए हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा बन चुका है पहला स्टेट जिसने अपने यहाँ पे दलित सब कोटा, सब कोटा आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे यहाँ एक कैटेगरी होती है उस कैटेगरी के अंदर ही एक और सब कैटेगरी बना दी जाए। जैसे इन्होंने किया शेड्यूल कास्ट के अंदर इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, पहली डीएससी और दूसरी ओएससी। डीएससी क्या है आपको याद रखना है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और ओएससी क्या है वो आपको याद रखना है अदर शेड्यूल कास्ट। ओके, यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, ठीक है, तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है कर्मयोगी सप्ताह, जो कि सिविल सर्विसेज, जो भी सिविल सर्विस में काम करने वाले लोग हैं उनके स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए ये कर्मयोगी सप्ताह याद रखना है।
मिशन कर्मयोगी जो कि फोस्टर करता था कॉन्टिन्यूअस स्किल इन्हेंसमेंट जो कि सिविल सर्विस जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इस बार 19 अक्टूबर से ये स्टार्ट किया गया है एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि नई दिल्ली में है। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है कर्मयोगी सप्ताह टू बूस्ट सिविल सर्विस स्किल्स, ये आपको याद रखना है। आगे चलें। ठीक है, अभी उड़ान के बारे में हमने पढ़ा, 3 नए एयरपोर्ट लॉन्च किए गए थे। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि इसकी इंप्रूवमेंट जिस तरीके से हो रही है उसको ध्यान में देखते हुए उड़ान स्कीम को 10 सालों के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। तो उड़ान स्कीम, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिनका नाम है के राम मोहन नायडू, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट जो है वो उड़ान को यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को 10 सालों के लिए और भी बढ़ाने जा रही है। ठीक है, तो टोटल 8 साल हो चुके हैं इस स्कीम को, जिसने रिइंफोर्स किया है गवर्नमेंट के कमिटमेंट को टू इनहेंस रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड मेकिंग एयर ट्रेवल एक्सेसिबल टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम कर रही है। उड़े देश का आम नागरिक, तो हर एक सिटीजन के पास हवाई यात्रा मौजूद हो, वो इसको अफोर्ड कर सके, इसके लिए ये कनेक्टिविटी स्कीम लाई गई है। तो आपको बता दें कि उड़ान स्कीम को अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। तो उड़ान स्कीम आपको याद रखना है कि 10 सालों के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है। लॉन्च कब हुई थी ये आपको याद रखना है, 21 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च हुई थी। ओके, ठीक है। प्रभाकर राघवन जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोडक्ट हैं, उनको अपॉइंट किया गया है गूगल का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास से निकले हुए हैं प्रभाकर राघवन जी। ओके, इनको अपॉइंट किया गया है गूगल का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। इससे पहले आपको बता दें कि प्रभाकर राघवन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे गूगल में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गूगल सर्च असिस्टेंट, जियो, एड्स, कॉमर्स एंड पेमेंट्स के लिए। आगे चलें। ठीक, तो आसाम ने लॉन्च किया है मिशन वसुंधरा 3.0 फॉर द लैंड राइट्स। ठीक है, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने लॉन्च किया है मिशन वसुंधरा 3.0। कहां पे? गुवाहाटी में। ये इनिशिएटिव एम करता है टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू इंडिजिनस कम्युनिटीज इन द आसाम। तो आसाम की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनको लैंड राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए वसुंधरा 3.0 ये स्कीम लॉन्च की गई। मिशन वसुंधरा शुरू हुए थे अक्टूबर 2021 को। मिशन का गोल ये है कि ये एम्पावर करेगा इंडिजिनस कम्युनिटीज को बाय ग्रांटिंग देम लैंड ओनरशिप। आपको बता दें कि जो मिशन वसुंधरा 1.2 था, अंडर मिशन वसुंधरा 1.0 आसाम गवर्नमेंट ने प्रोसीड किया है लगभग 8 लाख एप्लीकेशंस इन जस्ट 9 मंथ। वसुंधरा 2.0 में जो कि नवंबर 2002 में लॉन्च किया गया, इसमें लगभग 2 लाख इंडिजिनस पीपल को लैंड राइट्स दिए गए। ठीक है, विद इन अ ईयर। ठीक, अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है वो वसुंधरा 3.0 है। तो आसाम की जो भी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनको लैंड राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कौन सी स्टेट का है ये, तो आसाम का है। ओके, आगे चलते हैं। इजिप्ट मलेरिया फ्री हो चुका है, इसका सर्टिफिकेशन उसको मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इजिप्ट बन गया है एक ऐसी कंट्री जो मलेरिया फ्री हो चुका है। ठीक, ये छोटी सी न्यूज है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो एक साइक्लोन है जिसका नाम है साइक्लोन दाना। तो साइक्लोन दाना पहली बात तो कहां बन रहा है, तो बन रहा है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसका नाम जो है वो नाम दिया गया है कतर के द्वारा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नाम प्रोवाइड करती हैं साइक्लोन्स को। तो बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आ रहा है जिसका नाम है साइक्लोन दाना। दाना एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या फिर प्रीशियस पर्ल इन अरेबिक। ठीक है, तो अरेबिक में इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। आपको यह भी याद रखना है कि साइक्लोन की नेमिंग प्रोसेस क्या होती है। तो 2004 से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हैज मैनेज द साइक्लोन नेमिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन। तो मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, तो मेंबर कंट्रीज में आपको याद रखना है बांग्लादेश है, ईरान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, यूएई है और यमन है।
ठीक, ये सारी कंट्रीज नाम प्रोवाइड करती हैं साइक्लोन्स को जो भी नॉर्थ इंडियन ओशियन में ओरिजिनेट होते हैं। हर कंट्री 4 नाम सजेस्ट करती है। एक बार अगर नाम आ गया, ठीक है, तो वो फिर से दोबारा रिपीट नहीं होता है और रिटायर हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज अपने जो नाम प्रोवाइड करती हैं साइक्लोन्स को। तो साइक्लोन दाना का नाम आपको याद रखना है किसने प्रोवाइड किया है, कतर कतर ने किया है। और सिक्वेंशियली ये होता है फ्रॉम द लिस्ट, तो लिस्ट में जैसे जैसे उनका सीक्वेंस होता है उस तरीके से ये नाम दिए जाते हैं। ओके, आगे चलें। ठीक है, अगली न्यूज ये है कि इंडिया और ओमान एक नेवल ड्रिल जो है नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है नसीम अल बहार। तो नसीम अल बहार ये हो कहाँ रहा है, तो हो रहा है ये कोस्ट ऑफ गोवा पे, ठीक है, गोवा के जो समुद्री तट है उनके पास ये हो रहा है। तो अक्टूबर 13 से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। पार्टिसिपेशन की बात करो तो इंडिया नेवी की जो INS त्रिकंद है और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। रॉयल नेवी ऑफ ओमान की तरफ से बात करें तो उनका एक वेसल है जिसका नाम है अलसीब, वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो लियू यूकिन और यांग जी इन, ठीक है, तो लियू यूकिन और यांग जी इन इनको दिया गया है ISSF की तरफ से एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो चाइना के लियू यूकिन जो कि ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, इनको, और साथ ही साथ याद रखिएगा कोरिया की यांग जी इनको फीमेल एथलीट, ठीक है, लियू यूकिन को जो कि चाइना के हैं उनको मेल एथलीट ऑफ द ईयर और कोरिया की यांग जी इनको फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के द्वारा। ठीक, ये न्यूज आपको याद रखनी है। आगे की न्यूज की बात करें तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के, उन्होंने अडॉप्ट किया है रोम डिक्लेरेशन को ऑन वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो भी वाटर स्कार्सिटी होती है, वाटर की कमी जो होती है, उसके लिए ये जो रोम डिक्लेरेशन है वो सबने मिलकर अडॉप्ट किया है। इनिशिएटिव एम करता है टू टैकल वाटर स्कार्सिटी वर्सन बाय द क्लाइमेट चेंज और पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर। तो जो भी पानी की कमी हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पर्टिकुलरली किस क्षेत्र में, तो सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी पानी की कमी हो रही है उससे डील करने के लिए रोम डिक्लेरेशन साइन किया गया है। आपको ये याद रखना है रोम डिक्लेरेशन के बारे में। आगे चलें। आगे की बात करें तो न्यूजीलैंड ने जीता है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड का पहला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है जो उन्होंने जीता है। ठीक, आपको याद रखना है कैप्टन कौन थी, तो कैप्टन थी सोफी डिवाइन और उन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया है। फाइनल कहाँ हुआ था, दुबई में। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड ने जीत लिया है अपना फर्स्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप। हराया किसको, साउथ अफ्रीका को। कहाँ हुआ था, तो दुबई में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। कजान डिक्लेरेशन, कजान कहाँ है, रशिया में। तो आपको याद रखना है कि 16 जो ब्रिक्स समिट हुई है, ठीक, वहां पे कजान डिक्लेरेशन साइन हुआ है। अब आपको बता दें कि 16th ब्रिक्स समिट के बारे में कुछ बातें। तो 16th ब्रिक्स समिट होस्ट कौन है, तो होस्ट है रशिया, है ना, उसकी एक शहर है जिसका नाम है कजान। कब से कब तक होगा, तो 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक ये होगा। थीम की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये इसका थीम है इस बार का। पार्टिसिपेंट की बात करें तो लीडर्स ऑफ ब्रिक्स नेशन यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद नए जो पार्टनर्स हुए हैं, कंट्रीज हुई हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। तो नई जो कंट्रीज पार्टनर्स बनी हैं इनका नाम है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। ये भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं 16th ब्रिक्स समिट 2024 में, और इन सब ने मिलकर कजान डिक्लेरेशन साइन किया है। ठीक है, आगे चलें। ओके, आगे बात करें तो ऑर्किड की एक नई स्पीसीज जिसको डिस्कवर किया गया है त्रिपुरा में। तो ऑर्किड की एक नई स्पीसीज जिसका नाम है कोइलोजीन त्रिपुरेंसिस। ठीक, नाम याद रखना है आपको, कोइलोजीन त्रिपुरेंसिस। ये एक ऑर्किड की नई स्पीसी है जिसको जाम्पुई हिल्स त्रिपुरा में डिस्कवर किया गया है। आपको ये बता दें कि ये एरिया जो है वो अगरतला से 200 किलोमीटर दूर है और हाईएस्ट हिल रेंज है इन द त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की अगर कोई पूछेगा हाईएस्ट हिल रेंज कौन सी है, तो वो
जाम्पुई हिल्स हैं जो कि लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी के साथ बात करें तो एक स्नेक की नई स्पीसीज जिसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पे रखा गया है। तो वेस्टर्न हिमालयाज में स्नेक की एक नई स्पीसीज जिसका नाम है एंगुइकुलस डिकैप्रियो। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है, एंगुइकुलस डिकैप्रियो, जिसका नाम इन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टर जिनका नाम था लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पे रखा है। फॉर दिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए उनको ये ट्रिब्यूट दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बुक की न्यूज है। एक बुक है जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लिखी गई है M.K. रंजीत सिंह के द्वारा। तो ये भारत के कंजर्वेशनिस्ट हैं। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि M.K. रंजीत सिंह द्वारा लिखी गई है, और M.K. रंजीत सिंह एक कंजर्वेशनिस्ट हैं। तो उनके, ठीक है, एक टेस्टामेंट टू हिज लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उन्होंने किस तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ के अपना सपोर्ट किया है, उनके एफर्ट्स के लिए, ये पूरा टेस्टामेंट वो इस बुक में है। ठीक, तो आप याद रखिएगा, इस बुक का नाम माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो M.K. रंजीत सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स गेन्स 13th मेजर पोर्ट स्टेटस। तो द गैलेथिया बे पोर्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो इस नाम याद रखना है आपको, गैलेथिया बे पोर्ट, ये बन गया है इंडिया का 13th मेजर पोर्ट। 12th वाला कौन सा था? 12th वाला आपको याद रखना है कामाराजार पोर्ट। ठीक है, ठीक है, तो 12th वाला कौन सा है? कामाराजार पोर्ट, ये कौन सा था? 12th वाला। ठीक, उसके 25 साल बाद, ठीक है, 25 साल बाद ये 13th मेजर पोर्ट हमने इंडिया को मिला है, जिसका नाम है गैलेथिया बे पोर्ट। ठीक, याद रखिएगा कि कहां पे है ये? ग्रेटर निकोबार आइलैंड में है गैलेथिया बे पोर्ट, जो कि भारत का 13th मेजर पोर्ट है। ये आपको याद रखना है। 12th वाला भी याद रखना है, कामाराजार पोर्ट। ओके, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो लुआंग क्वांग को बनाया गया है वियतनाम का नया प्रेसिडेंट। आपको बता दें कि 18 महीने में चौथे प्रेसिडेंट बन चुके हैं वियतनाम के। ये 67 ईयर ओल्ड मिलिट्री जनरल हैं, जिन्होंने टू लैम को रिप्लेस किया है। टू लैम क्या बन चुके हैं? तो टू लैम बन चुके हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन अगस्त। ठीक है, तो ये अगस्त में इनको बनाया गया था जनरल सेक्रेटरी। आपको ये भी बता दें कि जो वियतनाम है, वहां की हाईएस्ट जो पोस्ट, जो सबसे पावरफुल पोस्ट है, वो है जनरल सेक्रेटरी की। और उसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट है, वो एक औपचारिक पोस्ट है केवल। सबसे पावरफुल जो पोस्ट है वो है जनरल सेक्रेटरी की। तो टू लैम जो है वो बन चुके हैं जनरल सेक्रेटरी, और प्रेसिडेंट जो है वो बन चुके हैं क्वांग, लुआंग क्वांग जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स की न्यूज की एक बात करें तो केगिसो रबाडा बन चुके हैं फास्टेस्ट 300 टेस्ट विकेट, ठीक है, टेकर बाय द बॉल। तो जो जितनी गेंदें फेंकी गई हैं उसके हिसाब से केगिसो रबाडा फास्टेस्ट बन चुके हैं, जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं। तो 11,817 डिलीवरीज इन्होंने टोटल डाली हैं इतनी इस टारगेट पर पहुंचने के लिए। इससे पहले आपको बात करें तो वकार यूनिस जो कि 12,602 और डेल स्टेन जो कि 12,605, ये टॉप 3 हैं। तो इनसे भी कम गेंदें ली हैं इन्होंने इस टारगेट पे पहुंचने के लिए। तो 11,817 गेंदों में ये 300 विकेट चटका चुके हैं। केगिसो रबाडा आपको याद रखना है फास्टेस्ट 300 टेस्ट विकेट टेकर्स बन चुके हैं बाय द बॉल। ठीक है, आगे की बात करें तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन। किसके लिए? तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए गवर्नमेंट स्कीम को वो एक्सेस कर सके, ठीक है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द वर्कर्स। ठीक है, आपको याद रखना है किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो इंप्रूव एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इनके लिए ये लॉन्च किया गया है। आगे चलें। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 7 to 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। डिलोइटे इंडिया का लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक उसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी जो कि ग्रो करेगी बिटवीन 7 से लेकर 7.2 तक इन द फिस्कल ईयर 2024 एंड 25।
इसी तरीके से IMF ने मेंटेन किया है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को एट द 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 और 6.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26। तो IMF का भी आपको याद रखना है, इसने मेंटेन किया है इंडिया के ग्रोथ को 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए और 6.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलें। ठीक, तो इसरो ने रिसीव किया है सैटेलाइट फॉर द स्पेडएक्स डॉकिंग मिशन। तो स्पेडएक्स डॉकिंग मिशन की बात करें तो ये आपको याद रखना है, ये मिशन क्या करेगा, तो ये मिशन 2 सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस में डॉक करने के लिए किया जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक्वायर किया है 2 400 kg के सैटेलाइट्स फॉर द स्पेडएक्स मिशन। ठीक है, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। स्पेडएक्स का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सिस्टम। तो ये केवल 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में डॉक करने वाले हैं एक साथ, इसके लिए स्पेडएक्स डॉकिंग मिशन इन्होंने लॉन्च करना है और इसके लिए इनको सैटेलाइट्स मिल चुकी हैं। आगे बात करें तो इंडिया सिंगापुर का जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2024। ठीक है, सिम्बेक्स अलग है, ये अलग है। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज है वो कहां पे हो रही है, वेस्ट बंगाल में। अभी हम सिम्बेक्स के बारे में भी बात करेंगे, वो कहां होगी, तो वेस्ट बंगाल में ये हो रही है मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ओके, चलिए, तो ये 12th जॉइंट मिलिट्री, ये भी याद रखना है आपको, 12th सेशन है इसका। इसमें एयरफोर्स जो सिंगापुर की है और इंडियन एयरफोर्स दोनों पार्टिसिपेट करने वाली है। कहां पे हो रहा है, तो आपको याद रखना है कलाईकुंडा जो वेस्ट बंगाल में है वहां पे हो रहा है। ठीक, चलिए, इसके बाद बात करें तो एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है। 16th सेंचुरी के कॉपर इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु में डिस्कवर हुए। ठीक, तो ये एक रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, जहां कहां पे, मपेड्डी विलेज। कहां पे है ये मपेड्डी विलेज, तो तमिलनाडु की जो तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है मपेड्डी विलेज। और ये एक मंदिर है जिसका नाम है श्री सिंगेश्वरार टेम्पल। ठीक है, मंदिर का नाम आपको याद रखना है, श्री सिंगेश्वरार टेम्पल, जहां पे ये डिस्कवरी फाइंड हुई है, जहां पे 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं फ्रॉम द 16th सेंचुरी। आपको बता दें कि इसका लिंक ये बताया जा रहा है कि ये विजयनगर एम्पायर से लिंक है। ये इंस्क्रिप्शन को बताया जा रहा है कि ये 1530 CE से रिलेटेड है। ये कब की टाइम है, जब राजा कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के एक प्रोमिनेंट रूलर रह चुके हैं, उनके टाइम के ये इंस्क्रिप्शन बताए जा रहे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहली बात तो 2 कॉपर के इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले हैं, तो तमिलनाडु में मिले हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा मंदिर है, तो श्री सिंगेश्वरार टेम्पल है, वहां पे ये मिला हुआ है। कौन से एम्पायर से रिलेटेड है, तो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। कौन से किंग से रिलेटेड है, तो राजा कृष्णदेव राय से ये संबंधित है। ये सारी न्यूज आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर रिन्यू किया है करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट को। कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया है। ये कॉरिडोर है क्या, तो कॉरिडोर अलाउ करता है इंडियन पिलग्रिम्स को टू विजिट द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में है। इनिशियल जो एग्रीमेंट थी वो साइन हुई थी ऑन अक्टूबर 24, 2019 को ड्यूरिंग द इमरान खान टेन्योर। ठीक है, जो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उस समय ये साइन हुई थी अक्टूबर 24, 2019 को, जिसमें करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में है वहां पे इंडियन पिलग्रिम्स को जाने के लिए वीजा फ्री एक्सेस मिलता था। ठीक है, तो जो भी सिख पिलग्रिम्स हैं उनको यहां पे आने की छूट दी जाएगी, इस बात को बिना ध्यान दिए हुए कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन किस तरीके के हैं। आगे चलें। ठीक है, तो इंडिया ने लॉन्च किया है अपना 4th न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है S4। तो आपको याद रखना है S1, S2, S3, S4 हम बात कर चुके हैं तीनों के। तो पहला जो था वो INS चक्रा था। S1 की बात करें तो INS चक्रा था जो कि लीज पे लिया गया था। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइएगा कि INS चक्रा हमने लीज पर किससे लिया था। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। S2 की बात करें तो S2 था हमारा INS अरिहंत।
S3 की बात करें तो INS अरिहंत, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो INS अरिहंत S2, INS अरिहंत S3, INS चक्रा ये S1 है। S4 जिसका नाम है INS अरिधमन, ठीक है। तो INS अरिधमन ये S4 है जिसको लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम से। तो आपको ये भी याद रखना है कहां से लॉन्च किया गया है इसको, तो विशाखापट्टनम से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए आगे। तो इंडिया का जो फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन है S4 वो लॉन्च कर दिया गया है। आपको नाम याद रखने हैं, S1 INS चक्रा है, S2 INS अरिहंत है, S3 INS अरिघात है और S4 INS अरिधमन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते आगे। तो बिहार ने इनॉग्रेट किया है उस स्टेट का फर्स्ट ड्राई पोर्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार ने अपना फर्स्ट ड्राई पोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया है। कहां पे इनॉग्रेट किया है, तो पटना में। ठीक है, तो पटना में ये किया है, ये आपको याद रखना है। आगे की बात करें तो इजराइल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है और ये बन गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69th मेंबर कंट्री। इजराइल बन गया है 69th मेंबर कंट्री ऑफ द ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर उसके साथ ये भी याद रखिएगा कि 20th नॉन रीजनल मेंबर है, मतलब कि जो एशियन कंट्रीज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी 19 ऐसी कंट्री हैं जो कि एशियन कंट्री ना होते हुए भी इस बैंक से जुड़ी हुई है। ओके, आगे चलें। तो आगे की न्यूज ये है कि कर्नाटका ने जीता है 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये केवल याद, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपको याद रखनी है। तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन जिसने 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली है। इसके अलावा ठीक है, इसके पॉइंट कितने थे, तो आपको याद रखना है 392 पॉइंट्स थे। ठीक है, इसके अलावा आप बता दें तो सेकंड जो पोजीशन है वो है महाराष्ट्र की जिसको 378 पॉइंट्स मिले हैं, और थर्ड पोजीशन अगर बात करें तो राजस्थान के जिसको 248 पॉइंट्स मिले हैं। तो कर्नाटका फर्स्ट जिसको 392 पॉइंट्स मिले हैं, महाराष्ट्र सेकंड जिसको 378 पॉइंट्स मिले हैं और राजस्थान थर्ड जिसको 248 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करें तो रिलायंस एंड एनवीडिया पार्टनर्स टू बिल्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जी की कंपनी जिसका नाम है रिलायंस और US की एक चिप मेकर कंपनी है जिसका नाम है एनवीडिया, ये दोनों ने एक पार्टनरशिप साइन की है जिनमें ये स्टेब्लिश करेंगे एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ पे, इंडिया में। तो एनवीडिया AI समिट 2024 में मुंबई में इन्होंने ये पार्टनरशिप साइन की है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो आगे की न्यूज है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के लिए कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल किस कैटेगरी में आता है। यानी कि आपने सुना होगा 7 शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अलग अलग लिस्ट दी गई है, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये सब्जेक्ट किस लिस्ट का है, इसके लिए स्टेट्स और सेंटर आपस में भिड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट दिया है कि वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को, ठीक है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर जो नियम कानून है वो बना सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक इंटॉक्सिकेंट डिक्लेयर किया है और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंटॉक्सिकेटिंग लीकर के प्रोडक्शन वगैरह के जो भी मामले हैं उनके ऊपर स्टेट जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक, आगे बात करें तो ये जजमेंट जो है वो आता कब है, तो ये जजमेंट तब आता है जब बहुत सारे स्टेट मिलके सेंटर के पोजीशन को कि इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये इस बात पे बहुत सारे स्टेट सेंटर का विरोध करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि 52 एंट्री नंबर 52 जो यूनियन लिस्ट की है उसके अंदर उनको ये पावर मिलती है। एक बार इस लिस्ट को भी देख लेते हैं कि क्या कहना है यूनियन और स्टेट का। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 8 जो है वो स्टेट्स को ग्रांट करती है अथॉरिटी टू रेगुलेट इंटॉक्सिकेटिंग लीकर
एंड एक्टिविटीज जैसे कि उसका प्रोडक्शन, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट और सेल हो गया, इन सब पे जो रेगुलेशन, जो भी नियम कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा? स्टेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि अब इसमें जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। यूनियन लिस्ट अगर बात करें कि सेंटर का पक्ष क्या है, तो सेंटर ने ये कहा है कि जो एंट्री नंबर 52 है उनका, उसमें pertains टू इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर्ड यूनियन कंट्रोल इन पब्लिक इंटरेस्ट। इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोगों के इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, हम उनकी भलाई के लिए जो नियम कानून हमको बनाने चाहिए जिस भी प्रोडक्ट पे, उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी पावर। ठीक है, तो सेंटर ने आर्ग्यू किया है कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन जो है ओवर द इंडस्ट्रियल अल्कोहल, बट कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट अथॉरिटी ही जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे रेगुलेशंस बनाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोनों। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल आपको याद रखना है किसके अंडर में आएगा आपसे, तो आपसे पूछ सकता है, वो आएगा स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज की बात करें तो जस्टिस संजीव खन्ना जी को अपॉइंट किया जाएगा 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस न्यूज को हम कुछ देर पहले वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कि जब पिछली हमने क्लास की थी तो उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारे अभी के जो सीजीआई हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था इनके नाम का, संजीव खन्ना जी का। अब ये रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, कंफर्म बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, तो इसको कंफर्म कर दिया गया है और अभी जो है वो अब इनको दिलाई जाएगी ओथ। ओथ कब दिलाई जाएगी? तो ओथ दिलाई जाएगी 11 नवंबर 2024 को। ठीक, अब इसके बाद आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना जो होंगे वो सर्व करेंगे एज अ सीजीआई कब तक? उनकी रिटायरमेंट जो होने वाली है वो होगी 13 मई 2025 तक। ठीक है, तो 13 मई 2025 को उनकी रिटायरमेंट होगी, यानी कि लगभग उनका जो टर्म है, वो टेन्योर है, वो 183 डेज का रहेगा। ठीक, आगे चलें। ओके, आगे बात करें तो दीपिका कुमारी, इन्होंने जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप, जो कि मैक्सिको में हो रहा था, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि दीपिका कुमारी, इन्होंने इंडिया की ओर से सिल्वर मेडल जीता है मैक्सिको में हो रहे आर्चरी वर्ल्ड कप में। तो आपको ये बता दें कि जो फाइनल हुआ था वो हुआ था लैक्सकाला मैक्सिको में, जहां पे इन्होंने चाइना की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है ली जियामन। ठीक है, उन्होंने चाइना के ली जियामन को फेस किया फाइनल में, बट 6-0 से ये मैच वो हार जाती हैं। और ये भी याद रखना है कि ली जियामन ने जो पेरिस ओलंपिक 2024 था उसमें चाइना को सिल्वर मेडल दिलाया था। तो इस आर्चरी वर्ल्ड कप में ली जियामन को गोल्ड मेडल मिला है और दीपिका कुमारी जी को सिल्वर मेडल मिला है, ये आपको याद रखना है। आगे चलें। ठीक है, तो इंडिया की कंपनी जिसका नाम है स्काई स्कैनर्स, इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट। उसके हिसाब से शिलोंग इमर्ज हुआ है एज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन ट्रेवलर्स इन 2025। इसने सरपास किया है किसको? तो बाकू अजरबैजान और लंकावी मलेशिया, इन दोनों जगहों को ये पीछे छोड़ गया है। और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अमंग इंडियंस फॉर यूनिक एंड immersive experience. The report indicate that 66% of the Indian जो कि प्लान कर रहे हैं टू ट्रेवल मोर इन द कमिंग ईयर। तो शिलोंग में ज्यादातर इंडियंस ट्रेवल करने वाले हैं 2025 में। यह आपको याद रखनी है रिपोर्ट के बारे में। कौन डिक्लेयर करता है? स्काई स्कैनर्स इसको निकालती है रिपोर्ट को। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ठीक, आगे चलते हैं। तो इंडिया ने एक नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज इसको अप्रूव किया है। वो कहां पे बनेगा? तो वो बनेगा आंध्र प्रदेश में। आपको ये भी याद रखना है कि ये एक जगह है जिसका नाम है नागायलंका। ठीक है, तो नागायलंका आंध्र प्रदेश में इसको इस्टेब्लिश करने का प्रोग्राम बनाया गया है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CSS, जो कि लीड की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। कहां पे? नागायलंका आंध्र प्रदेश में। फोकस करेगा सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, इन सभी चीजों पे। और साथ ही साथ जो भी DRDO के और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे
उनके ऊपर ये टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, ये इंडियन एक एक्टर है और फिलंथ्रोपिस्ट है जिनका नाम है दारा सिंह खुराना। इनकी एज है 32 साल। तो दारा सिंह खुराना जी को इस बार का मिला है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। किस लिए अवार्ड मिला है? तो हिज इम्पैक्टफुल वर्क इन रेजिंग अवेयरनेस, जैसे कि मेंटल हेल्थ इशू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और पर्टिकुलरली उनके रोल के लिए जो उन्होंने कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन में निभाया, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिल रहा है, महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करें तो जिम्बाब्वे ने सेट किया है एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड हाईएस्ट T20 टोटल। ये याद रखिएगा कि T20 जो गेम होती है क्रिकेट की, उसमें हाईएस्ट जो स्कोर है वो किसने बना दिया है? तो जिम्बाब्वे ने बना दिया है। इन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर बनाया है 344 पर 4, यानी कि 4 विकेट खो के 344 रन इन द T20 इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें सिकंदर रजा जो इनके कैप्टन है, उन्होंने अनबीटन 133 रन बना दिए केवल 43 गेंदों पे। सोचो कि गेम खेला होगा। ठीक है, इसके पहले जो हाईएस्ट जो टोटल था वो था 314 रन 3 विकेट के नुकसान पे। किसने बनाया था? तो नेपाल ने बनाया था मंगोलिया के खिलाफ 2023 में। तो हाईएस्ट स्कोर बन चुका है, किसने बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। ठीक, याद रखिएगा। तो आगे बात करें तो इसके बाद जो न्यूज आती है वो आती है कि उर्मिला चौधरी, ये कहाँ की है? नेपाल की हैं। तो उर्मिला चौधरी जो कि नेपाल की हैं, इनको दिया गया है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड इस बार का 2024 का। ठीक है, अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, इनके द्वारा ये अवार्ड पेश किया गया है। एक सेरेमनी जो कि हेल्ड हुई थी कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन वॉशिंगटन डीसी पे, यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 का किसको मिला है? तो उर्मिला चौधरी जी को मिला है, और वो कहाँ की हैं? तो नेपाल की हैं। इसके अलावा बात करें तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434 मिलियन का एक लोन पास किया है। किसके लिए? तो सोलर प्लांट लगाने हैं आसाम में, कितने? 500 मेगावाट के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप न्यूज कि $434 मिलियन का एक लोन पास किया गया है आसाम के लिए। इसके द्वारा? तो एडीबी के द्वारा। प्रोजेक्ट जो एम करेगा सिग्निफिकेंटली इनहेंस द स्टेट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इसको बढ़ाने के लिए, बोस्टरिंग एनर्जी सिक्योरिटी और प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट इन द रीजन। तो आसाम में इन सभी चीजों को बढ़ाने के लिए ये लोन पास किया गया है। इसके बाद जो न्यूज आपको याद रखनी है वो है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कब से कब तक? तो 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर 2024 तक ये होने वाला है। जो भी मैसेजेस हैं भगवत गीता के अंदर और हरियाणा के ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ावा देने के लिए ये इस बार यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू स्वीडन। तो ये वन लाइनर्स हैं, ये याद रखिएगा। तो कहाँ पे? डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये कहाँ बन चुकी हैं? कहाँ की एम्बेसडर? तो बन चुकी हैं स्वीडन की। ठीक है, अभी कहाँ पे हैं? तो अभी आपको याद रखना है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इस तरीके से काम कर रही हैं। स्टीम्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, यानी कि आईएफएस ऑफिसर हैं। कहाँ पे? कब की? तो 1992 बैच के ऑफिसर हैं। इनको बना दिया गया है स्वीडन का एम्बेसडर। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा बन चुकी हैं स्वीडन की एम्बेसडर। ठीक, याद रखना है आपको न्यूज। अभी हमने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की थी इंडिया और सिंगापुर की। अब फिर से हम बात करने वाले सिम्बेक्स की। वो कहाँ हुई थी? तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे? जिसमें इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो हुई थी विशाखापट्टनम में। सिम्बेक्स जो कि इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, उसका नाम वो कहाँ पे होने वाले हैं? तो इस बार ये होने वाली है विशाखापट्टनम में। कब से कब तक? तो 23 से लेके 29 अक्टूबर 2024 तक ये होगी। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ये आपसे पूछा है पहला सवाल कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच की है? तो सिम्बेक्स है इंडिया और सिंगापुर के बीच की। और कहाँ पे हो रही है? 2024 का जो 31st एडिशन है वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है विशाखापट्टनम में। ठीक, चलिए
इसके बाद बात करें तो सारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स, इनको इंडक्ट किया गया है एज द 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास। ठीक है, तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में तीन खिलाड़ियों को आप कहें तो, लेडीज में आप याद रखिएगा कि वुमेन्स में आप बात करें तो मारिया सारापोवा, इनको रखा गया है। और जो ट्विंस है जिनका नाम है बॉब और माइक ब्रायन, इनको इंडक्ट किया गया है एज द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में 2025 के। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। पीएम यशस्वी स्कीम। तो पीएम यशस्वी स्कीम क्या है? ये एक द पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वाइब्रेंट इंडिया, यानी कि पीएम यशस्वी, ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी याद रखिएगा। तो पहली बात, पीएम यशस्वी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। तो आपको याद रखना है कि एम क्या है इस स्कीम का। तो इस स्कीम के अंदर अपलिफ्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को कौन कौन सी कैटेगरी के? तो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ईबीसी, और डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए पीएम यशस्वी स्कीम, जिसका नाम है पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जो है वो फॉर द वाइब्रेंट इंडिया, यानी कि पीएम यशस्वी, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यानी कि पीएम यशस्वी के अंदर प्रमोट एजुकेशनल एम्पावरमेंट, यानी उनकी जो भी इस कैटेगरी के अंदर, आपको तीन कैटेगरी मैंने बताई, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी, तो इस कैटेगरी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी एजुकेशनल जो एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई। ठीक, आगे चलते हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024, ये वन लाइनर्स हैं, आपको केवल इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे हुए हैं। तो वन लाइनर्स यानी कि आपको केवल इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे हुए हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इस बार की कहाँ पे हुई है? तो गांधीनगर, गुजरात में हुई है। इवेंट हुआ किस लिए है? तो द इवेंट इज फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट डिस्कशंस इन इंडिया, तो इस चीज के लिए ये हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में किस तरीके से पॉपुलर हो रहा है? तो इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप, कब का? 2025 का। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 2024 को द स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन यानी कि एसओजीएफ और द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि आईईएसएफ ने अनाउंस किया है। ठीक है, अनाउंस किया है एक पार्टनरशिप, जिसमें ये फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को कहां पे होस्ट करने वाले हैं? इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी न्यूज जो है वो आज की कवर हो गई है। इस सप्ताह की जो भी न्यूज थी इंपॉर्टेंट, वो आपकी कवर हो चुकी है। और मंथली करंट अफेयर्स हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे इस महीने का, अक्टूबर का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।